मेरी दादी ने मुझे विरासत में गांव में एक लगभग एकदम खराब हो चुका घर दिया और मेरे भाई को राजधानी में 3 कमरों का एक फ्लैट। मेरे पति ने मुझे नाकाम कहा और घर से निकाल दिया। मैं गांव चली गई और जब मैंने उस घर के अंदर कदम रखा तो मैं सन्न रह गई। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी शुरू होने से पहले हमें कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। अब कहानी का आनंद लीजिए। वकील आकाश शर्मा के दफ्तर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। किताबों की दीवारों के बीच बैठा वह बूढ़ा वकील अपने चश्मे के पीछे से वसीयत के पन्नों को उलट रहा था, जैसे हर शब्द कोई दरवाजा खोलने वाला हो। एक ऐसा दरवाजा जो अतीत की धूल से ढंका था। अंजलि मेहता की निगाहें जमीन पर गढ़ी थीं, जैसे वसीयत के हर शब्द उसके भीतर किसी पुराने घाव को कुरेद रहे हो। उसके भीतर कुछ चुपचाप चुभ रहा था और कोई नहीं देख पा रहा था। उसके पास बैठा उसका भाई करण मेहता ठीक उसके उलट आत्मविश्वास में डूबा हुआ था। उसकी पीठ सीधी थी, चेहरा शांत, मानो उसे पहले से पता हो कि क्या लिखा है। और यूं आकाश शर्मा ने गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस वाला फ्लैट मैं अपने पोते करण मेहता को देता हूं। पढ़ते ही करण की भौहें उठी और होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। यह स्वाभाविक था। उसने कहा, किसी को तो राजधानी में विरासत को आगे बढ़ाना होगा। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसका मन धड़कने लगा। वह जानती थी कि अब उसका नाम आने वाला था, पर उसके हिस्से में क्या आएगा। आकाश ने अगला वाक्य पढ़ा। चित्रकूट में स्थित हमारी पुश्तैनी हवेली, उसके सारे दस्तावेजों और सामान सहित मैं अपनी पोती अंजलि मेहता को सौंपती हूं। अंजलि के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था। करण हंस पड़ा, जोर से, जैसे किसी ने कोई अच्छा मजाक सुनाया हो। वाह अंजलि, लगता है तुम्हारा असली ठिकाना मिल ही गया। खंडहरों और धूल के बीच अंजलि की आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सिर्फ एक थकान, एक स्वीकार्यता जो शायद वर्षों से इकट्ठा हो रही थी। वकील ने चुपचाप फाइल बंद की और उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बस एक प्रशासनिक शांति। बाहर निकलते वक्त अंजलि के कदम थमे। बाहर उसका पति विक्रम सिंह खड़ा था। वह बाहें सीने फैलाए, चेहरा चिड़चिड़ाया हुआ खड़ा था। उसने पूछा, जैसे पहले से जवाब से नाराज हो। अंजलि ने सब कुछ बता दिया, कुछ शब्दों में, कुछ चुप्पियों में। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया, जैसे हर शब्द उसके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा हो। एक पुरानी हवेली गांव में जब तुम्हारे भाई को दिल्ली का फ्लैट मिला अंजलि, तुम हर बार मुझे शर्मिंदा करती हो। अंजलि कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वह नहीं रुका। तुमसे कुछ नहीं होता, थक गया हूं तुम्हें ढोते ढोते, अब और नहीं। उसके शब्द कटार की तरह गले में उतरते चले गए। अंजलि को उस पल करण की हंसी से ज्यादा यह चोट महसूस हुई। वह सिर्फ वसीयत से नहीं निकली थी, वह एक झूठे रिश्ते से भी बाहर निकल चुकी थी। शादी, विश्वास, वह सब कुछ जो उसने सालों से अपना समझा था, अचानक किसी ने उससे छीन लिया था। अब उसके पास बस एक चाबी थी, चित्रकूट की उस पुरानी हवेली की, और एक खामोश सवाल जो हर कदम पर पीछा करता था, मैं कहाँ जाऊं। जब रिक्शा लेकर वह घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लग चुका था। विक्रम ने उसके सारे सामान बाहर रखवा दिए थे। बक्सों में बंद उसकी यादें, कपड़े, किताबें और कुछ तस्वीरें जो अब सिर्फ अतीत थीं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने माफी नहीं मांगी। अंजलि ने एक आखिरी बार पीछे देखा और आगे बढ़ गई। रेलवे स्टेशन तक पहुंचते वक्त उसे बस एक ही चीज ने थामा था, वह चाबी जो उसकी हथेली में बंद थी, और एक नाम, चित्रकूट। ट्रेन में बैठते ही उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वह कोई दृश्य नहीं देख रही थी। वह तो भीतर देख रही थी, अपने टूटे टुकड़ों को। क्या वह उन्हें फिर से जोड़ पाएगी? उसकी हथेली में पसीना था, लेकिन चाबी ठंडी थी, जैसे वह हवेली अब भी उसका इंतजार कर रही हो। ट्रेन हिली, यात्रा शुरू हुई, और अंजलि की नई जिंदगी भी चित्रकूट की हवेली दूर से वैसी ही दिख रही थी जैसी अंजलि ने कल्पना की थी। पुरानी, थकी हुई और समय से पीछे छूट गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा, कुछ विचित्र महसूस हुआ। दीवारों पर कोई झाला नहीं था, फर्श चमक रहा था, फर्नीचर पर धूल नहीं थी। हर कमरा ऐसे सजा था मानो कोई अभी अभी उठा हो और दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अंजलि धीमे कदमों से आगे बढ़ी।
हॉल की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उसकी निगाहों से टकराई। उन तस्वीरों में कुछ चेहरे परिचित थे, अधिकतर अनजाने, लेकिन उन सभी में एक समानता थी, जैसे सबकी निगाहें उसी पर टिकी हों, उसे परख रही हो, उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसने एक तस्वीर के सामने काफी देर तक खड़े रहकर देखा। एक वृद्ध महिला, उसकी दादी साविता देवी की, जो एक लड़की के सिर पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। वह लड़की वही थी अंजलि। शायद 6 या 7 साल की उम्र की। उसे याद आया दादी की आवाज, कहानियां जो वह सुनाया करती थी, और वह दोपहरें जब वे साथ में फूल चुनते थे या रसोई में बैठकर अचार के मर्तबान सजाते थे। उसकी आंखें नम हो गई। हवेली के भीतर चलते चलते जब वह पिछली दीवार की ओर बढ़ी, एक हल्की सी खरोच दिखी, दीवार के रंग से थोड़ा अलग। उसने धीरे धीरे उसे छुआ और फिर जैसे ही जोर लगाया, वहां की लकड़ी की पैनल खिसक गई। पीछे एक दरवाजा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सांस रोकी और दरवाजा खोला। सामने एक संकड़ी सीढ़ी नीचे जा रही थी। अंधेरे में हाथ बढ़ाते हुए वह नीचे पहुंची। कमरे की हवा ठंडी थी, पर उसमें एक परिचित गंध थी। पुरानी किताबों की, सूखे पन्नों की, स्मृतियों की दीवारों तक जाती अलमारियां किताबों से भरी थी। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हर भाषा में दुर्लभ ग्रंथ। कुछ जिल्दें चमड़े की थी, कुछ पर सुनहरा मोहर, कुछ हस्तलिखित। उसके कदम रुक गए। वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। धोखा, अपमान, अकेलापन। यहां इन पन्नों में कुछ था जो केवल उसका था। एक कोने में पुरानी लकड़ी की मेज थी। नीचे झांकते ही उसे जंग लगा। एक लोहे का छोटा सा तिजोरी नजर आया। उसने झुककर उसे खींचा। तिजोरी पर कोई पासवर्ड था। सोच में पड़ गई। फिर धीरे से उसने अपनी जन्म तिथि डाली, 1991। एक धीमा सा क्लिक हुआ। तिजोरी खुल गई। भीतर ढेर सारे लिफाफे थे, कुछ पुरानी तस्वीरें और कागजों की एक गड्डी ऊपर रखा। पहला लिफाफा उसने कांपते हाथों से उठाया। उस पर लिखा था, मेरी प्यारी अंजलि के लिए। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय अंजलि, मुझे मालूम है कि जब तुम यह पत्र पढ़ रही हो, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, शायद गुस्सा भी। पर सुनो, करण को मैंने वही दिया जो वह चाहता था, दौलत नाम। तुम्हें मैंने वह दिया जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जड़े, स्मृति, ज्ञान। यह लाइब्रेरी तुम्हारी असली विरासत है। तुम वही रखवाली करने वाली हो जिसे खरीदा नहीं जा सकता। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वह दुख के नहीं थे। ये मान्यता थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह देखा था। उसके भीतर छिपे मूल्य को पहचाना था। फोटो में वह और दादी किसी बगिया में बैठी थी। हंसते हुए उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। अगले दिन सुबह ही उसने क्षेत्र के एक प्रसिद्ध पुरातत्व संरक्षक रमेश यादव को बुलाया। वे खादी के कुर्ते में आए, आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने हवेली का कोना कोना देखा और फिर बोले, हवेली पुरानी है पर नींव मजबूत है। बचपन में मैं भी यहां आया करता था। आपकी दादी बड़ी विदुषी थी, इसे गिरने नहीं दिया उन्होंने। अब इसे जीने की जरूरत है, बस आप जान डाल दो, हवेली फिर सांस लेगी। अंजलि ने सिर हिलाया। 2 दिन बाद अर्जुन मल्होत्रा दिल्ली से आए, पुराने ग्रंथों के विशेषज्ञ। वे एक हस्तलिखित ग्रंथ को उलटते हुए रुके। उसकी जिल्द पर एक सोने की मुहर थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि जी, इस किताब की कीमत आपके भाई के फ्लैट से कहीं ज्यादा हो सकती है, और यहां कई ऐसी ही दुर्लभ किताबें हैं। अंजलि अविश्वास से उन्हें देखती रही। क्या यह सब सच में इतना मूल्यवान है? अर्जुन ने गहरी नजर से उसे देखा। मूल्यवान उन लोगों के लिए जो समझते हैं। आपके पास खजाना है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना खरीद सकता है। उस रात देर तक वह लाइब्रेरी में बैठी रही, दादी के पत्रों के बीच, उन किताबों के बीच और अपने भीतर की एक नई आवाज के साथ। अचानक मोबाइल बजा। स्क्रीन पर करण का नाम चमका। उसने कॉल उठाया। बिना कुछ कहे अंजलि, करण की आवाज सदी हुई थी, हमें व्यवहारिक होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता इस जगह का क्या करना है। चलो समझदारी से काम लें। मैं तुम्हें अपना फ्लैट दे दूं और हवेली मुझे दे दो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अंजलि चुप रही। कुछ पल के लिए उसके मन में शब्द गूंज रहे थे, तुम रखवाली करने वाली हो जिसे खरीदा नहीं जा सकता। उसने सांस ली और जवाब दिया, नहीं करण, इस बार मैं जानती हूं कि मुझे क्या चाहिए। फोन कट गया। पहली बार उसने खुद को मजबूत महसूस किया, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे फिर से बन रही हो।
कमरे में लौटते हुए उसकी निगाह एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। हल्के से धक्का देते ही एक छोटी सी दराज खुली और वहां एक और चाबी रखी थी, साथ में एक नक्शा जिस पर कुछ नाम मिटे हुए थे और सिर्फ एक जगह घेरा गया था, नील गुफा। अंजलि के हाथ में वह चाबी थी, पर अब सवाल था, ये खुलता क्या है? अंजलि की रातें अब पहले जैसी नहीं थी। वे अब सुनी या टूटन भरी नहीं थी। वे सवालों से भरी थी, पर डर से नहीं, जिज्ञासा से। पुस्तकालय के भीतर घंटों बीत जाते, पर उसे समय का अंदाजा भी नहीं होता। वह किताबों के पन्नों में खो जाती, जैसे हर वाक्य में उसकी दादी साविता देवी की कोई नई परछाई छिपी हो। हर शब्द, हर स्याही की लकीर में एक अतीत सांस ले रहा था, और अंजलि के भीतर अब इतना धैर्य आ चुका था कि वह उन सांसों को महसूस कर सके। उसे कभी कभी लगता किसी पन्ने के पलटते ही उसके पीछे दादी की आहट है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम हो असली वारिस मन से, खून से नहीं, नाम से नहीं, पर आत्मा से। एक शाम जब वह एक पुरानी फारसी किताब के हाशिए में कुछ नोट्स को पढ़ रही थी, उसका फोन फिर बजा करन। वह कुछ पल देखती रही। स्क्रीन को पहले जैसे गुस्से या बेचैनी का कोई नामो निशान नहीं था, अब उसकी भावनाओं में। उसने कॉल उठाया। अभी भी वक्त है, कर्ण की आवाज में झुंझलाहट थी। वो हवेली सिर्फ बोझ है, रख रखाव, मरम्मत, सफाई, कोई अंत नहीं है इसका। तुम थक जाओगी, पछताओगी। अंजलि ने किताब बंद की और एक गहरी स्थिर आवाज में कहा, तुम गलत हो करण, ये घर सब कुछ है। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं मैं पूरी हूं। उसने फोन काट दिया। किसी स्पष्टीकरण की अब जरूरत नहीं थी। उसके भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। आत्मसम्मान जो वर्षों से डगमगाता रहा था, अब अडिग हो गया था। अब वह सिर्फ किसी की छोड़ी हुई पत्नी नहीं थी, ना ही वह तिरस्कृत बहन थी। वह अब उस धरोहर की संरक्षक थी जो शब्दों में नहीं, परंपरा में थी, जो किताबों में नहीं, दृष्टिकोण में थी। वह सीधे रमेश यादव के पास पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, शुरू करे, पूरा ढांचा फिर से जीना चाहिए, जो भी जरूरी है करे। रमेश की आंखों में गर्व था। उन्होंने सिर हिलाया और काम लग गया। हथौड़े की पहली चोट जैसे अंजलि के दिल में भी एक नई धड़कन शुरू कर गई। हर खिड़की की मरम्मत, हर दीवार का प्लास्टर अंजलि देख रही थी कि हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की चीज नहीं थी, यह एक सांस लेती हुई आत्मा थी। इसी के साथ अर्जुन, मल्होत्रा और अंजलि ने मिलकर पुस्तकालय की सूची बनानी शुरू की। ग्रंथों की जांच, संरक्षण की विधियाओं और उन सब के इतिहास की खोज। कई पन्नों पर हस्ताक्षर थे जिनमें नवाबों और महाराजाओं के नाम उभरे। अवध के दरबार से लेकर कोलकाता के संस्कृत कॉलेज तक एक दुर्लभ अभिलेख में लिखा था कि अंजलि के पूर्वजों ने विद्वानों को संरक्षण दिया था और पुस्तकालय कभी सार्वजनिक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। कर्ण की आंखें चमक उठी। अंजलि जी, यह धरोहर सिर्फ आपकी नहीं, पूरे देश की है, पर आप इसकी संरक्षक हैं। अंजलि ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। कई रातों बाद एकांत में बैठकर उसने दादी की लिखी आखिरी चिट्ठी को फिर से पढ़ा और धीमी आवाज में बोली, धन्यवाद दादी, आपने मुझ पर विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। अब मैं भी खुद पर विश्वास करती हूं। उसने किताब बंद की। कमरे में एक शांति थी, ना बाहर की, ना भीतर की, बल्कि किसी तीसरे ही स्तर की। उसे अब करण की स्वीकृति नहीं चाहिए थी, ना ही विक्रम की नजरों में खुद को साबित करना था। अब उसे सिर्फ अपनी नजरों में खड़ा होना था, और वह खड़ी थी पूरे कद से, पूरी आत्मा से। पुरानी हवेली अब ना भार थी, ना बोझ, वह अब हृदय थी, परिवार का, परंपरा का, और अंजलि का अपना पुस्तकालय अब धूल नहीं था, वह जीवित धरोहर था। एक ऐसी लौ जिसे अब अंजलि बुझने नहीं दे सकती थी। एक सुबह जब सूरज नहीं बल्कि भीतर का उजाला उसके भीतर जागा, वह मुस्कुराई। उसके हाथ में एक और किताब थी, शायद सबसे दुर्लभ, लेकिन अब डर नहीं था, ना अनिश्चितता, ना बेचैनी, बस एक शांति थी, क्योंकि अब उसे पता था कि वह वहीं थी जहां उसे होना था। उसने मेज पर पड़ी उस रहस्यमय चाबी को उठाया, वही जो नक्शे के साथ मिली थी, और नक्शे को फिर से खोलकर देखा। नील गुफा, वही नाम अब भी घेरा हुआ था। उसने दीवार पर टंगी एक तस्वीर को ध्यान से देखा, साविता देवी, उनके पीछे एक चट्टानी क्षेत्र वहीं जो नक्शे में दर्शाया गया था। अंजलि की उंगलियां धीरे धीरे नक्शे की रेखाओं को छू रही थी। अब यह सब सिर्फ इतिहास नहीं था, अब यह एक और शुरुआत थी,